गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वर्ग नंबर 16 के तत्वों के रासायनिक गुणों का अभ्यास किया था। अब हम लोग वर्ग 16 के कुछ तत्वों से बने हुए अणुओं के उदाहरण ले रहे हैं। तो उनके कुछ भौतिक गुणधर्म हैं, रासायनिक गुण हैं, उनकी बनावट है और उनके उपयोग के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहला है अणु डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्नलिखित विधियों से प्राप्त की जाती है। तो पहले है बनावट, डाइऑक्सीजन कैसे मिलता है। ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे कि क्लोरेटो, नाइट्रेटो तथा परमैंगनेटो को गर्म करने से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। तो उसमें से मैं क्लोरेट ले रहा हूँ, ये है पोटेशियम क्लोरेट। अब वो क्लोरेटो क्यों लिखा, क्योंकि जब ये पोटेशियम निकल जाएगा ना तो क्लोरेट आयन बचता है, उसको जो है वो क्लोरेटो कहा जाता है। क्लोरेटो को थोड़ा सा तापमान देकर मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड अलग होकर डाइऑक्सीजन गैस हमको मिलती है। दूसरा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों तथा कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों के तापीय विघटन द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड। तो उससे धातु अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस हमको मिलेगा। वैसे कुछ उदाहरण हम लोगों को दिए गए हैं। मर्क्यूरी ऑक्साइड से गर्म करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन मिलेगा। कुछ लेड के साथ कुछ ऑक्साइड हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलता है। उसके दूसरा उदाहरण दिया गया है। ऑक्सीजन चलो, तीसरी बनावट दी गई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुएं तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित होकर जल तथा डाइऑक्सीजन देते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब दूसरे कोई उत्प्रेरक लेते हैं जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो उसका विघटन होने से ऑक्सीजन मिलता है। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन को जो है पानी से बनाया जा सकता है या तो हवा से भी बनाया जा सकता है। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। तो जल का विद्युत अपघटन करने से ऑक्सीजन गैस मिलती है जो एनोड पर मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। औद्योगिक रूप से डाइऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची गैसों को द्रवित करते हैं। तो औद्योगिक रूप से डाइऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची गैसों को द्रवित करते हैं तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। चलो, अब इस डाई ऑक्सीजन के कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस, गंधहीन गैस है। 293 केल्विन तापमान पर इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलयता 3.08 सेंटीमीटर क्यूब की सीमा तक होती है। मतलब कि 100 में से हम लोग 3.08 जितना ही उसमें घोल सकते हैं, जो कि समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए पर्याप्त है। 90 केल्विन पर द्रवीकृत तथा 95 केल्विन पर जम जाता है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 स्थायी समस्थानिक हैं, 16, 17 और 18 ऑक्सीजन।
इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या के होने पर भी आणविक ऑक्सीजन का अणुचुंबकीय होना विलक्षण है। वो अब लोगों ने 11th में पढ़ा था। डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं तथा कुछ, अब हम लोग उसकी रासायनिक गुणधर्मों में आ गए हैं। डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करती है। इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग प्रायः प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है, जो अभिक्रिया जारी रखने में सहायक होता है। हालांकि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी उच्च होती है। डाई ऑक्सीजन की धातुओं, अधातुओं तथा दूसरे यौगिकों के साथ कुछ अभिक्रियाएं निम्न रूप से दी गई हैं, जैसे कि कैल्शियम डाइऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। फॉस्फोरस अगर डाइऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है तो फॉस्फोरस इस तरह से बनाएगा। कार्बन जो है वो डाइऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन इस तरह से बनाएगा। तो अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर दी गई हैं। जिंक सल्फाइड है, प्रक्रिया करने से जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। कुछ यौगिकों का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण भी होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड O2, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीकारक पदार्थ लिया हुआ है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जिससे वो सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। 4HCl प्लस O2 Q प्लस क्लोराइड प्लस 2H2। डाई ऑक्सीजन के अब हम लोग उपयोग देख रहे हैं। सामान्य श्वसन तथा दहन क्रिया में इसकी महत्ता के अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, अनेक धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील के लिए होती है। अधिकतर अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों तथा पर्वतारोहण में ऑक्सीजन के सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। ठीक है ना, तो द्रव ऑक्सीजन उसमें इस्तेमाल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पाठ्यनीति प्रश्न कुछ दिए गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा पदार्थ डाइऑक्सीजन के बाद सल्फर के ऑक्सो एसिड। तो 7.16 सल्फर के ऑक्सो एसिड। सल्फर के अनेक ऑक्सो अम्ल हैं, अम्ल बनाता है। वो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO, H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8। ये सारे उदाहरण जो है टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। कुछ ऑक्सो अम्ल अस्थायी होते हैं तथा इनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इनका अस्तित्व जलीय विलयन में अथवा लवणों के रूप में होता है। सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं चित्र में दर्शाई गई हैं। वो चित्र आप लोगों को जो है याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नया पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल टॉपिक के अंदर पेज नंबर 201 पर एक चित्र दिया गया है। वो चित्र हम लोगों को देखना नहीं है, बनाना नहीं है। ठीक है, और उसके उत्पादन की पूरी विधि भी जो है हम लोगों को याद नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो पूछ भी ली जाती है, इसलिए याद कर ले तो बढ़िया रहेगा। लेकिन चित्र हम लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहले उत्पादन दिया गया है। पूरे विश्व में सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन में से एक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। दूसरा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करना। तीसरा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित करके ऑलियम प्राप्त करना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र में दिया गया है, लेकिन वो चित्र हमको बोर्ड में बनाना होता नहीं है। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण मूल पद है कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को जलाकर बनाया जाता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ वैनेडियम पेंटॉक्साइड से प्रक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में उसे रूपांतर कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान इस अभिक्रिया की प्रक्रिया के लिए एंथैल्पी का परिवर्तन नेगेटिव है, मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है। अतः कम ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए प्रयुक्त स्थितियाँ हैं, मतलब कि आपको तापमान थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा और दाब उच्च रखना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को अधिक मात्रा में उत्पाद मिलेगा। परंतु तापक्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी। तो तापमान को हम लोग कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कम कर सकते, नहीं तो रासायनिक प्रक्रिया जो है स्लो हो जाएगी। रासायनिक अम्लों के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब तथा 720 केल्विन तापमान पर किया जाता है। उत्प्रेरक की परिवर्तित से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित होकर ऑलियम बना देती है। जल द्वारा ऑलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लिया जाता है। प्रक्रम के सतत संचालन तथा लागत में भी कमी लाने के लिए उद्योग में उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न की जाती है। अब इनके हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है जिसका 298 केल्विन तापमान पर विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 283 केल्विन तापमान पर अम्ल जम जाता है तथा 611 केल्विन तापमान पर उबलने लगता है। तो 283 पर वो जम जाएगा और 611 पर वो उबलने लगेगा। यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है, मतलब कि जब हम लोग इसको जल में मिश्र करते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीमे धीमे डालना चाहिए और उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। आप लोग पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में मिश्र नहीं कर सकते हो, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिश्र कर सकते हो। अर्थात पानी की मात्रा हमको ज़्यादा लेनी है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा को धीरे 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 मिलाते हुए जाना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी निम्न विशेषताओं के फलस्वरूप है कि पहला, निम्न वाष्पशीलता, मतलब कि वाष्प रूपांतर जल्दी नहीं होता। दूसरा प्रबल अम्लीय गुण, वो अम्लीय होता है। तीसरा, जल के प्रति प्रबल बंधुता तथा ऑक्सीकरण कर्मक का गुण, उसके अंदर ऑक्सीकरण करने का गुणधर्म होता है। जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड का आयनन 2 चरणों में होता है। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को पानी में मिश्र करते हैं तो एक बार में एक H हाइड्रोजन दूर करता है और एक बार HSO4 माइनस बनाता है। दूसरी बार में ये HSO4 माइनस पानी के अणु को एक और H प्लस दान करके SO4-2 का निर्माण करता है। अब इसके लिए पहले के लिए K1 का मान
10 से भी अधिक होता है, और दूसरे के लिए K2 जो है K2 का मान 10 से कम हो जाता है। 1.2 इंटू 10 की घात -2, 1.2 लेकिन उसमें भी 10 की घात -2, मतलब बहुत 10 की तुलना में बहुत कम हो जाता है। Ka1 का अधिक मान यह दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H+ तथा HSO4- में वियोजित होते हैं। मतलब कि SO4- में ये जल्दी वियोजित नहीं होती, पहले इन दोनों में वियोजित होते हैं। वियोजन स्थिरांक Ka1 का मान अधिक मान अम्ल की अधिक प्रबलता बताता है कि भाई Ka का मान अधिक है, मतलब कि वो अधिक प्रबल एसिड है। अम्ल लवणों की दो श्रेणियां होती हैं, दो श्रेणियां देता है। सामान्य सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट, एवं अम्लीय सल्फेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवणों से उत्पादित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर आप लोगों को धातु के हैलाइड अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग उस तरह से H2SO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी वाष्पशीलता क्या होती है, कम होती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि भाई धातु के हैलाइड है MX, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। निर्जलन मतलब कि जिस सतह के ऊपर उसको डालोगे उस सतह के ऊपर से पानी के अणु को वो दूर कर देगा, वो पानी के अणु को सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है कि भाई कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिसके अंदर पानी की जो है वो ज़्यादा बूंदें होती है, या तो वो नमी वाली गैसें होती हैं, तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड की सतह के ऊपर से जो है वो प्रवाहित किया जाता है, जिससे वो नमी जो है उसके अंदर सोख ली जाती है। यदि ये गैसें सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया, लेकिन इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया नहीं करती। सल्फ्यूरिक एसिड कार्बनिक पदार्थों से जल निष्कासित करता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट पर आदकदन क्रिया से स्पष्ट होता है कि भाई यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं C12H22O11, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो 12 कार्बन बनाएगा और पानी का अणु जो है वो दूर कर देगा। गरम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। इस संदर्भ में इसका स्थान फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के बीच होता है। धातुएं तथा अधातुएं दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा ऑक्सीकृत होती हैं। कि देखो ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक गर्म होता है ना, वो एक मध्यम प्रबलता वाला ऑक्सीकारक होता है, मतलब कि सामने वाले का वो ऑक्सीडेशन कर देता है। इस संदर्भ में इसका स्थान फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मध्य होता है, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड अधिक अम्लीय है, नाइट्रिक एसिड कम अम्लीय है, उसके मध्य का ये गुणधर्म रखता है। धातुएं तथा अधातुएं दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में अपचित हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करने से कॉपर सल्फेट बनता है SO2, और ये इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन अवस्था है 0 और इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था है +2, मतलब कि कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीकरण किसने किया, H2SO4 की उपस्थिति में हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पर उपयोग दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन और उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आंकी जा सकती है। ओहो, सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता हजारों यौगिकों के उत्पादन तथा बहुत से औद्योगिक प्रक्रमों में होती है। इस अम्ल की अधिकांश मात्रा का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, उदाहरण रूप से एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल के अन्य उपयोग हैं पेट्रोलियम के शोधन में,
वर्णकों, प्रलेपों तथा रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में। तीसरा, अपमार्जक उद्योग में। चौथा, धातुकर्मीय प्रक्रमों में, उदाहरण रूप से इनेमल, विद्युत लेपन एवं यशद लेपन के पहले धातुओं के शोधन में होता है। मतलब कि ये सारी प्रक्रियाओं करने से पहले धातुओं को देखना पड़ता है। पहला, नेक्स्ट है संचायक बैक्टीरियो में, ठीक है ना, बैक्टीरियो में भी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, गंगा जल, हरा जल। छठा, नाइट्रोसेल्यूलोज उत्पादों के उत्पादन में तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह, जैसे कि हमारे लेबोरेटरी में भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण 7.13 जो है यहाँ पर दिया गया है, वो आप लोगों को समझना है और उसको याद करना है। तो ये यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके लिए मैं जो है नया वीडियो जो है वो बनाऊँगा।